क्या बात है बहू, आज बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं। अपनी बहू यामिनी, जिसकी शादी को अभी 2 महीना ही हुआ था, उसे आज रात के खाने की तैयारी शाम को ही करते देख सावित्री जी ने आश्चर्य से पूछा। ओ मम्मी जी, इनका फ़ोन आया था कि आज शाम को हम फिल्म देखने चलेंगे, इसलिए काम थोड़ा जल्दी ही निपटा रही हूँ। सब्जी मैंने बना दी है और आटा भी लगा दिया। आप बस अपने और पापा जी के लिए रोटियां सेक लीजिएगा। इन्होंने कहा था कि हम डिनर बाहर ही करेंगे, फिल्म देखेंगे, लेकिन आरव ने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। सावित्री जी मन ही मन में बुदबुदाने लगी। बहू की बात सुनकर सावित्री जी को अपनी सहेली तनुजा की कही बात याद आ गई। ये बहुएं न पता नहीं आते ही हमारे बेटे पर क्या जादू कर देती है कि बेटा ही पराया हो जाता है। ना कुछ पूछने की ज़रूरत समझते हैं, न बताने की। बस दोनों मियाँ बीवी अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। थोड़ी छूट देते ही बहू हमारे बेटे को हमसे दूर कर देती है। बड़ी बहू तो बेटे को लेकर अलग हो गई, लेकिन छोटे बेटे को तो मैं अपने हाथ में रखती हूँ। मजाल जो हो मुझसे पूछे बिना कोई काम करे। छोटी बहू कितनी भी कोशिश कर ले उसे रिझाने की, लेकिन मैं भी उन्हें ज़्यादा नज़दीक रहने ही नहीं देती। मेरा छोटा बेटा तो बहू के मायके में जाकर एक दिन भी नहीं रुकता। बस साल में एक बार बहू को लिवाने भेजती हूँ, वो भी 2-3 घंटे के लिए। मुझे तो एक बार ठोकर खाकर अक्ल आ गई है, इसलिए तुझे पहले से आगाह कर रही हूँ। बेटे को अपने कंट्रोल में रखना। उस वक्त तो सावित्री जी ने अपनी सहेली की बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन आज सावित्री जी के जहन में ये बात बार बार आ रही थी। पहले तो आरव कहीं भी जाने से पहले मुझसे पूछता था, लेकिन आज देखो अपनी बीवी को लेकर घूमने जा रहा है और मुझसे न पूछा न बताया। बस अपनी बीवी को फ़ोन कर दिया कि तैयार रहना। ज़रूर बहू ने ही दबाव डाला होगा, नहीं तो मेरा आरव तो ऐसा नहीं था। हर बात मुझसे पूछता था। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। उधर यामिनी फटाफट काम करके अपने कमरे में तैयार होने गई और इधर सावित्री जी का मन बेचैन था कि कैसे बेटे को खुद से बांध कर रखें। अपने कमरे में सावित्री जी चहल कदमी कर रही थी। सर में थोड़ा दर्द भी होने लगा था। तभी दरवाजे की बेल बजी। यामिनी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने आरव को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरव ने यामिनी को तैयार हुए देखा तो आंखों से इशारा करते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। यामिनी शर्म से और गुलाबी हो गई थी। बेटे बहू को खुश देखकर आज सावित्री जी को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने कमरे में सर पर पट्टा बांधकर लेट गई। कैलाश जी भी कमरे में अपना उपन्यास पढ़ रहे थे। सावित्री को लेटते देख बोल पड़े, क्या हुआ आरव की माँ, कुछ तकलीफ है क्या? हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, जी भी घबरा रहा है। तभी आरव भी कमरे में आ गया। शायद माँ को बताने आया था कि वे दोनों बाहर जा रहे हैं, लेकिन माँ को यूँ लेटा देख पूछने लगा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सावित्री जी कुछ कहती इससे पहले कैलाश जी बोल पड़े, अरे बेटा कुछ नहीं, लगता है गैस बन गई है तेरी माँ को। मैं चूरन दे देता हूँ,
ठीक हो जाएगी। आप अपना चूरन अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं खाना। तबीयत खराब है तो खराब पड़ी रहेगी। कौन सा किसी को मेरी फिक्र है। बेटा तुम लोग जाओ घूमने, हमारा क्या है, रोटियां बनाकर खा लेंगे। सावित्री जी खींचते हुए बोली और कराहने लगी, नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम फिर कभी चले जाएंगे, आप आराम कीजिए। बोलकर आरव बुझे मन से बाहर आ गया। यामिनी भी कमरे के बाहर ही खड़ी थी। आरव का चेहरा देखकर वो समझ गई कि बाहर जाना कैंसिल हो गया है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी, लेकिन उसका मन टूट रहा था। सुबह तक सावित्री जी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि दर्द की असली वजह तो बेटे बहू का अकेले बाहर जाना ही था। एक बार तो ठीक था, लेकिन जब अक्सर ही सावित्री जी ऐसा करने लगी तो आरव और यामिनी को अजीब लगने लगा। आरव तो फिर भी अपनी माँ की बातों में आ जाता, लेकिन यामिनी अब कुछ चिड़चिड़ी रहने लगी थी। यामिनी के मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह पर उन्होंने यामिनी को सब परिवार न्योता दिया था। यामिनी का बहुत मन था कि वो और आरव 1-2 दिन पहले जाकर सारे काम और व्यवस्था में हाथ बटाएं, लेकिन सावित्री जी ने आरव को साफ मना कर दिया। कहा कि फंक्शन वाले दिन हम सब साथ ही चलेंगे। यामिनी को जाना हो तो उसका भाई आकर उसे पहले ले जाए। यामिनी का मन बहुत टूट रहा था। वो आरव से भी नाराज़ रहने लगी थी कि वो कुछ बोलता क्यों नहीं। आखिर वो उसकी पत्नी है, उसका भी तो कुछ हक बनता है। लेकिन सावित्री जी शायद अपनी जीत पर खुश थी। कुछ दिनों बाद सावित्री जी की मुलाकात फिर अपनी प्रिय सहेली तनुजा से हुई, लेकिन इस बार उसका मुस्कुराया चेहरा देखकर सावित्री जी को हैरानी हुई। पूछने पर उसकी सहेली बस फफक पड़ी, सावित्री, मुझसे मेरे बेटे की हालत देखी नहीं जाती, मैं ही उसकी कसूरवार हूँ। मैंने अपने बेटे का घर तोड़ दिया। छोटी बहू 6 महीने से मायके जाकर बैठी है, यहाँ तक कि तलाक का नोटिस भी भेज दिया। मेरा बेटा बिल्कुल बुत बन गया है, ना हंसता है ना बोलता है। वो मेरे साथ मेरे घर में रहकर भी मुझसे दूर हो गया है। उसकी नफरत और उदासी की वजह मैं ही हूँ। काश मैंने बेटा बहू के साथ इतनी सख्ती ना की होती। अपने स्वार्थ में मैंने अपने बच्चों की खुशी छीन ली। अपनी सहेली की बातें सुनकर सावित्री जी सन्न रह गईं। वो खुद भी तो ऐसा ही कुछ कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं इस तरह अपने बेटे को मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो माता पिता की खुशी होती है। अपने से बांध कर रखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मुझसे ही नफरत करने लग जाए। जिंदगी तो बेटा बहू को ही साथ गुजारनी है। मैं क्यों बेवजह उनके बीच कलेश का कारण बन रही हूँ। मेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहू भी इज्जत करती थी, लेकिन मैं ही अपने स्वार्थ में अंधी होकर और दूसरों की बातों में आकर अपना घर तोड़ रही थी। समय रहते मुझे खुद की आदत सुधारनी होगी। सावित्री जी मन ही मन संकल्प हो रही थी। घर आकर उन्होंने इस बात पर अमल करना भी शुरू कर दिया था।
अब उन्होंने बेवजह रोकना टोकना बंद कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल भी सुखनुमा रहने लगा था। सावित्री जी संतुष्ट थी कि समय रहते उन्होंने सही फैसला ले लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। कई माँओं को ऐसा लगता है कि कहीं शादी के बाद बेटा उनसे दूर न हो जाए, लेकिन वो अपना समय शायद भूल जाती हैं। जब उन्हें अपने जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी। ये तो प्रकृति का नियम है कि परिवार और रिश्ते बढ़ते रहते हैं। जिस तरह दूसरे बच्चे के आने पर पहले बच्चे को लगता है कि उसका प्यार बट जाएगा, वैसा ही कुछ हाल माँओं का बहू आने के बाद होता है। लेकिन जिस तरह माँ के दिल में अपने हर बच्चे के लिए समान ममता होती है, उसी तरह बेटे के मन में भी माँ और पत्नी दोनों के लिए स्थान होता है। बस अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना